व्हीट स्टोन ब्रिज। सबसे पहले जान लें कि व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या। व्हीट स्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जिसने अननोन रेसिस्टेंस का मान निकालने के लिए एक अरेंजमेंट किया। उसने 4 रेसिस्टर्स को लिया, P, Q, R और S। इसमें S अननोन रेसिस्टेंस है। इसको 4 साइड के रूप में एक दूसरे से जोड़ दिया। इसके वर्टिसेस A और C के बीच एक गैल्वेनोमीटर लगाया, यह प्लग की है, और 2 वर्टिसेस के बीच एक सेल लगा। चूंकि 2 वर्टिसेस को यह गैल्वेनोमीटर जोड़ रहा है, जिस तरह से ब्रिज 2 किनारों को जोड़ता है वैसे ही यह 2 वर्टिसेस को जोड़ रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन वैज्ञानिक का नाम है और ब्रिज इसी के कारण पड़ा है। अब इसमें आप देख रहे हैं वेरिएबल रेसिस्टर है, जबकि यह अननोन रेसिस्टर है। तो जब हम इसके प्लग की को क्लोज करते हैं तो इससे गैल्वेनोमीटर से करंट बहना शुरू हो जाता है। वेरिएबल रेसिस्टेंस से हम प्लग निकालते जाते हैं, इसके मान को बदलते जाते हैं। ज्यों-ज्यों P और Q का रेशियो R और S के रेशियो के करीब होता जाता है, तब तक इसका मान 0 की ओर पहुंचना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसका नो डिफ्लेक्शन होता है, यानी इसका इंडिकेटर 0 पर पहुंचता है, यह व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस ब्रिज कहलाता है। और उस अवस्था में हो जाता है P बाय Q का रेशियो R बाय S के रेशियो के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दें तो S इज इक्वल टू हो जाएगा QR बाय P। अब हम इसका प्रूफ देखें। प्रूफ के लिए अरेंजमेंट तो समझ ही गए हैं आप। अब हम यूज करें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ लॉ। फर्स्ट लॉ हम लगा रहे हैं किरचॉफ का। इस हालत में यह जंक्शन है ए जंक्शन पर एट पॉइंट ए पॉइंट पर देखिए, इसमें ए की ओर जाने वाला करंट I1 है और इससे निकलने वाला करंट IG और I2 है। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार यह बराबर हो जाएगा I1 इज इक्वल टू IG प्लस I2, यानी जाना वाला करंट निकलने वाले करंट के बराबर होगा। अब हम इन बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है कि इससे कोई करंट नहीं बहता है, नो डिफ्लेक्शन होता है, यानी IG इज इक्वल टू 0। तब हम लिख सकते हैं I1 इज इक्वल टू I2 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। नाउ एट पॉइंट C ले लें तो देखिए यहाँ इधर से आने वाला करंट I3 है, तो I3 लिखेंगे प्लस IG भी इसी ओर आ रहा है इस पॉइंट पर, तो लिखेंगे IG, और यह इधर से निकल रहा है I4, तो लिखेंगे इज इक्वल टू I4। इन बैलेंस्ड कंडीशन, जब बैलेंस्ड कंडीशन होगा तो इससे कोई करंट नहीं बहेगा, यानी IG इज इक्वल टू 0, तो I3 इज इक्वल टू I4 और ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा हमारा 2। अब हम लोग किरचॉफ का सेकेंड लॉ लगाएंगे। नाउ यूजिंग सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं, लूप लॉ। इसको लूप लॉ कहते हैं। तो हम लोग लूप लेंगे इसमें ACD, टेकिंग लूप ACDA, ये पूरे लूप लेंगे। इसमें हम लोग कल पिछले दिन बतलाए थे कि हम वेक्टर लॉ का पालन करेंगे। जब तक दिशा सेम होगा तो इसको ऐड करते चले जाएंगे, यानी
I1P प्लस IG इज इक्वल टू, अब इधर लौटना पड़ेगा तो इक्वल टू लिख दिए I3R इन बैलेंस्ड कंडीशन। जब बैलेंस्ड कंडीशन होगा तो IG इज इक्वल टू हो जाएगा 0, तब क्या लिखेंगे I1P इज इक्वल टू I3R। अब हम लोग लिखेंगे I1/I3 इज इक्वल टू R/P और इसको 3 नंबर इक्वेशन कर दो। अब इस लूप को ले लें हम लोग, टेकिंग लूप कौन सा लूप लेंगे अब हम लोग, A B C A। अब इसमें देखिए ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो लिखेंगे IG इंटू जी प्लस, यह सेम डायरेक्शन में कहलाएगा तो I4S इज इक्वल टू I2Q इन बैलेंस्ड कंडीशन में IG इज इक्वल टू 0, तो इस हालत में हो जाएगा I4S इज इक्वल टू I2Q, तो I4/I2 इज इक्वल टू Q/S। इसको हम लोग 4 नंबर इक्वेशन मान लें। अब यहाँ पर देखिए I1/I3 है, यहाँ I4/I2 है, तो I4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं I3 और I1 को लिख सकते हैं I2। तो इसी फॉर्म में लिखें तो I4 के बदले I3 लिख रहे हैं और I2 के बदले में I1 लिख रहे हैं इज इक्वल टू Q/S। I1/I3 इज इक्वल टू S/Q और ये 5 नंबर हो गया। 5 और 3 एक समान हो गया, फ्रॉम 3 and 5 हम लोग लिख सकते हैं R/P इज इक्वल टू S/Q, इसलिए S इज इक्वल टू हो जाएगा R/Q/P और ये हमारा निकल गया जो शुरू में लेकर चले थे, S इज इक्वल टू R/Q/P हो गया।